A big hello to everyone and welcome to PW Only IAS. So in today's session, we are going to discuss with the most important aspects related to geography, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की. But before we will move on to the aspects related to plate tectonics, हमें इससे पहले के जो डेवलपमेंट्स हैं उनको समझना बहुत ही जरूरी है. उन डेवलपमेंट्स में सबसे पहला डेवलपमेंट हुआ था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रूप में, जिसको एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में प्रोपाउंड किया. उसके बाद ये कवायद शुरू हुई कि हां, देयर इज सम मूवमेंट. जो आज हम इस धरती के ऊपर इन प्लैनेट्स का अरेंजमेंट देखते हैं, ऐसा अरेंजमेंट पास्ट में नहीं था और इसका भी एवोल्यूशन हुआ है. जैसे हम ह्यूमंस का एवोल्यूशन देखते हैं, सिमिलर टू दैट जो ये अरेंजमेंट्स आज हमें दिखाई दे रहे हैं, उन अरेंजमेंट्स का भी एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ है. उसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. बट व्हेन दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय एल्फ्रेड वेगनर, तब देखा गया इसके अंदर बहुत सारे लेक्यूनास थे, बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स थे. दिस थ्योरी वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन मेनी ग्राउंड, दिस थ्योरी वाज रिडिक्यूल्ड ऑन मेनी ग्राउंड्स. और इस कारण से जरूरत महसूस हुई कि इस थ्योरी को थोड़ा इंप्रूव्ड वर्जन इसका प्रोवाइड किया जाए. इसके बाद एक थ्योरी आती है जिसको बोला गया कन्वेक्शनल करंट थ्योरी. आर्थर होम्स के द्वारा यह थ्योरी प्रोवाइड की गई. उस थ्योरी ने यह बताया कि जो भी मूवमेंट हो रहे हैं इस धरती के ऊपर, उन मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं. इसीलिए इसको कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के नाम से जाना गया. Then with the help of this theory, we see the further development by the Harry Hess in the form of sea floor spreading theory. Sea floor spreading theory जो कि हैरी हेस ने प्रोवाइड की, उसने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी का एक बहुत बड़ा आयाम यूटिलाइज किया और इन फोर्सेस के साथ ये एक्सप्लेन किया कि जो समुद्र हैं उनके अंदर इतने सारे लैंडफॉर्म्स क्यों हैं. एंड देन फिर डेवलपमेंट होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का, और इसी थ्योरी की मदद से वी सी द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ. जितने भी लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन हुआ है उसको समझा जाएगा किसकी मदद से? इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की मदद से. सो ये हमारा प्रोसेस एकदम क्लियर है. इस प्रोसेस से ही हम चारों थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन फर्स्ट विद द आइडिया रिलेटेड टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. As I have mentioned, this continental drift theory, this theory was propounded by Alfred Wegener. Alfred Wegener ने 1912 के अंदर इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया. हुआ यह था कि एल्फ्रेड वेगनर ये कहते हैं कि जिस तरीके से आज हम इन कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं, वैसे ये पास्ट में नहीं थे. One day this person, Alfred Wegener, who was not even a geographer, he was observing the atlas very carefully. जब वो एटलस को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्हें कुछ पेक्यूलियरिटीज नजर आई. उन्हें दो पेक्यूलियरिटीज नजर आई जिसे मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रूप में बता रहा हूं आपको कि इस थ्योरी का बैकग्राउंड क्या है, क्यों इस थ्योरी का आना हुआ, किस कारण से इस थ्योरी का जन्म होता है, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं. वो बैकग्राउंड ये था कि ही सेज जो कोल है, कोल का फॉर्मेशन उन्हें दिखाई देता है हायर लैटिट्यूड्स के अंदर. हायर लैटिट्यूड्स में कोल का फॉर्मेशन जब वो देखते हैं, देन ही गेट्स शॉक्ड. हायर लैटिट्यूड में जब कोल का फॉर्मेशन वो देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने हाई लैटिट्यूड्स जहां पे सनलाइट बहुत ही कम है, प्लांट्स एंड वेजिटेशन की भी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहां पे कोयला कैसे बन गया होगा. तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या लिंकेज है. तो आप ये सोचेंगे तो आपको पता लगेगा. इन द प्रीवियस क्लासेस आई टोल्ड यू, जो कोल का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? जब भी कोई भी नेचुरल वेजिटेशन का बरियल हो जाता है नेचुरल वेजिटेशन का, तब उससे डेवलपमेंट होता है किसका? कोल का. उससे जन्म होता है कोल का. तो बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन की रिक्वायरमेंट है, और नेचुरल वेजिटेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? सनलाइट की. और हम जानते हैं कि जितना ज्यादा हायर लैटिट्यूड होगा, जितना ज्यादा आप इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे, वहां पे सनलाइट कम होती जाती है, तो वहां पे नेचुरल वेजिटेशन नहीं मिलेगा. तो वो हैरान हो गया. उसको लगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोल का फॉर्मेशन वहां हो जाए. दूसरा, उसने क्या किया, छोटा नागपुर प्लेटू जो भारत का रीजन है, यहां पे
जब वो छोटा नागपुर प्लेटू, जब वो इस रीजन को देख रहा था, तब उसे लगा कि भाई साहब ये रीजन तो ऐसा है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, यहां गर्मी होनी चाहिए, हाइट भी ज्यादा नहीं है, लैटिट्यूड भी ज्यादा नहीं है, एल्टीट्यूड है ही नहीं। तो इस रीजन में उन्हें कुछ ग्लेशियर्स के मार्क्स दिखे, ग्लेशियल मार्क्स और ग्लेशियल स्ट्राइएशंस। मतलब ऐसा हुआ जैसे ऐसा लग रहा था उन्हें कि जब आप इस सरफेस को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि किसी ग्लेशियर ने यहां पे स्क्रैच किया है। अगर आप जाने तो आपको यह एहसास होगा कि कोई भी ग्लेशियर जब मूव करता है ना किसी सरफेस से, अगर इस सरफेस से मूव कर रहा है तो इस सरफेस को वो स्क्रैच करेगा। जब वो इसको स्क्रैच करेगा तो उसके निशान पीछे रह जाएंगे। तो उसको लगा अगर यहां पे ग्लेशियर के मार्क्स हैं तो इसका मतलब यह है कि ये रीजन तो जहां पे आज है वहां पे नहीं होगा पास्ट में, क्योंकि इस रीजन में ग्लेशियर तो बन ही नहीं सकते हैं। तब उसका दिमाग खनका और उसको लगा कि नहीं, जो आज तक हम पढ़ रहे थे दैट इज नॉट ट्रू। हमने जो आज अरेंजमेंट देखा है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड मैप पे कॉन्टिनेंट्स का, वो अरेंजमेंट पास्ट में सेम नहीं था। इससे वो कंक्लूजन पे पहुंचता है कि हां जी, जो आज अरेंजमेंट वर्ल्ड मैप पे इन कॉन्टिनेंट्स का है वो सेम नहीं था। इसका मतलब इन कॉन्टिनेंट्स ने एक जर्नी तय की है, इन कॉन्टिनेंट्स ने मूवमेंट किया है, इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या हुई है, ड्रिफ्टिंग हुई है। इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या हुई है, ड्रिफ्टिंग हुई है। इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ है। और उसी मूवमेंट के कारण इस थ्योरी का जन्म होता है जिसे बोला जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, क्योंकि जो मूवमेंट है, जो ड्रिफ्ट है, वो किसका हुआ है, इन कॉन्टिनेंट्स का हुआ है। यहां तक समझने के बाद हमें यह तो समझ में आ गया कि यह थ्योरी का बैकग्राउंड क्या था, हमें बैकग्राउंड पता लग गया। अब हमें आवश्यकता है यह जानने की कि यह थ्योरी आखिर थी क्या, इस थ्योरी में इन्होंने प्रपाउंड क्या किया, इन्होंने बताया क्या, उसको भी समझ लिया जाए। इन दिस थ्योरी ही सेज दैट, अब हम दूसरे पार्ट पे आ गए हैं इसके कि थ्योरी आखिर क्या है। ये कहते हैं अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 250 मिलियन साल पहले, कोई ज्यादा आसान सा तो वक्त है नहीं है, 250, मात्र 250 मिलियन ईयर्स अगो अगर हम बात करते हैं तो इतने साल पहले जो भी कॉन्टिनेंट्स आज हम देख रहे हैं, ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। दीज ऑल कॉन्टिनेंट्स वर कंबाइंड विद ईच अदर एंड दे फॉर्म्ड अ मेगा लैंडमास। एक मेगा लैंडमास हुआ करता था, मेगा लैंडमास हुआ करता था, एक बहुत ही बड़ा लैंडमास हुआ करता था, एक मेगा कॉन्टिनेंट हुआ करता था, एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। इस मेगा कॉन्टिनेंट और मेगा लैंडमास को जो नाम दिया गया, वो नाम दिया गया पेंजिया। उसे उन्होंने नाम दिया पेंजिया। जहां पे आप पैन को समझेंगे तो एंटायर होगा, जिया को समझेंगे तो लैंड मास होगा। तो एंटायर लैंड मास वाज देयर। एंड इसके सराउंडिंग में अगर हम बात करते हैं, इसके सराउंडिंग में ये पूरा का पूरा लैंड मास पानी से घिरा हुआ था और उसे नाम दिया गया पेंथालासा। इसे नाम दिया गया पेंथालासा। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि 250 मिलियन साल पहले ये जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, जिसे पेंजिया नाम दिया गया, जो कि सराउंडेड था किसके थ्रू, पानी के थ्रू, जिसे नाम दिया गया पेंथालासा, जिसे नाम दिया गया पेंथालासा। एंड ही सेज कुछ फोर्सेस लगे और उन फोर्सेस का इन्होंने जो सत्यापन किया वो ये थे कि जैसे कि टाइडल फोर्स, इनको हम थोड़ा डिटेल में थोड़ी देर में समझते हैं, और कुछ फोर्स ऐसे हैं जिन्हें आप जानते हैं पोल फ्लीइंग फोर्स। एक और फोर्स है जिसे जाना गया ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक फोर्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था दैट इज बॉयंसी फोर्स। इन सबके कारण ये जो बॉयंसी फोर्स है, ये जो पोल फ्लीइंग फोर्स है, ये जो टाइडल फोर्स है, इन सबके कारण जो ये पेंजिया आपको दिखाई दे रहा है, इस पेंजिया के अंदर एक रिफ्ट क्रिएट होता है। ये जो पेंजिया हमने देखा, इसके अंदर एक रिफ्ट क्रिएट हुआ। रिफ्ट का मतलब इसके अंदर एक ऐसी दरार आई कि ये दो भागों में बंट गया।
यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा, अगर ये है इक्वेटर और इस पेंजिया के दो भाग हुए, उनका कारण क्या था? ये कारण था फोर्सेस। इन फोर्सेस को डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये फोर्सेस जब मैं देखता हूं तो मुझे इनमें नजर आता है कि इनकी वजह से क्या हुआ, इस पेंजिया के अंदर दरार आई। दरार को बोला जाता है रिफ्टिंग, दरार को बोलते हैं रिफ्ट। तो इनके अंदर क्या क्रिएट हुई? रिफ्टिंग क्रिएट हुई। इस रिफ्टिंग के कारण यह पेंजिया दो भागों में बंट गया, एक भाग जो कि नॉर्दर्न पार्ट में रहा और एक भाग जो कि कहां रहा? सदर्न पार्ट के अंदर। जो नॉर्दर्न पार्ट था उसे नाम दिया गया लोरेशिया, नॉर्दर्न पार्ट को नाम दिया गया लोरेशिया और सदर्न पार्ट को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। सदर्न पार्ट को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। और आप खुद समझें, गोंडवाना जो है यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटू का जो रीजन है, इस रीजन के पास आपको एक ट्राइब दिखेगी एंड दैट ट्राइब इज गोंड ट्राइब। इस ट्राइब के इनहेबिटेंट्स के कारण, इस ट्राइब के इनहेबिटेशन के कारण यहां पे आपको डेवलपमेंट दिखाई देता है इस नाम का, दैट इज गोंडवाना लैंड। ये क्या है? रिफ्टिंग, दो भागों में बट गया। और जो इन दोनों भागों के बीच में स्पेस क्रिएट हुआ, इस स्पेस के अंदर जब पानी आ गया तो एक समुद्र का निर्माण होता है। इसे नाम दिया जाता है टेथिस सी। इसे किस नाम से जाना गया? इसे टेथिस सी के नाम से जाना गया। टेथिस सी, अपर पार्ट इज लोरेशिया, सदर्न पार्ट इज गोंडवाना लैंड। और इसी टेथिस सी के बीच में इसका, इसी पानी, इन दोनों के बीच में किसका आपको प्रेजेंस दिखाई देता है? टेथिस सी का प्रेजेंस दिखाई देता है। यहां तक की कहानी क्लियर हुई। देन ही सेज, ये जो रिफ्टिंग है ये कॉन्टिन्यूअस रही। दिस रिफ्टिंग वाज कॉन्टिन्यूअस एंड इस रिफ्टिंग के कॉन्टिन्यूअस होने के कारण क्या हुआ, इसको समझते हैं। ही सेज दिस रिफ्टिंग वाज कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस रिफ्टिंग के कारण ये जो रिफ्टिंग आपको दिखाई दे रही है, यहां पे मैं वर्ड लिख देता हूं, रिफ्टिंग जो है ये कॉन्टिन्यूअस रही, कॉन्टिन्यूड रही। इसका मतलब क्या है? ये जो हमारे लोरेशिया और गोंडवाना लैंड है, ये भी फर्दर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रिफ्ट होंगे, टूटेंगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्टिंग की, बट थ्योरी क्या है? ड्रिफ्टिंग। तो यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि वो सीधा ड्रिफ्टिंग वर्ड यूज करने लगते हैं। नो, इट्स टोटली रॉन्ग। हमें सबसे पहले वर्ड यूज करना है रिफ्टिंग। रिफ्टिंग के अंदर ब्रेकेज होता है, ब्रेकअप होता है, मतलब दिलों का नहीं, कॉन्टिनेंट्स का। तो इनके अंदर आपको टूटना दिखाई देगा इन कॉन्टिनेंट्स का। और जहां पे आपको अभी ये इक्वेटर अगर है, तो जो लोरेशिया था, लोरेशिया डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर टूटता है। जैसे कि आपको सबसे पहले एक कॉन्टिनेंट दिखाई देगा, दैट इज नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ, नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ यूरोप एंड रशिया का ये पार्ट, ये जो भाग है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज लोरेशिया। और जब हम सदर्न यानी कि गोंडवाना लैंड की बात करते हैं, तो इसके साथ कौन टूटता है? यहां पे आपको दिखाई देता है इंडिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, इंडिया, साउथ अमेरिका। यहां पे आपको, एक मिनट रुकिएगा, यहां पे आपको मैं साउथ अमेरिका के साथ यू विल सी द अफ्रीका, यहां पे आपको इंडिया दिखाई देगा, देन यू हैव ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये सारे भाग आपको किसके साथ दिखाई देते हैं? गोंडवाना लैंड के साथ दिखाई देते हैं। सो दिस इज द सिनेरियो जहां पे जो रिफ्टिंग हो रही है वो किन फोर्सेस से हो रही है? टाइडल फोर्स से, पोल फ्लिंग फोर्स से, बॉयंसी फोर्स से। टूट गया लोरेशिया गोंडवाना लैंड में, बीच में कौन आया? टेथिस सी। यहां पे कौन दिखाई दे रहा है? दिस इज व्हाट वी कॉल एज, दिस इज व्हाट वी कॉल एज टेथिस सी। ठीक है। और सराउंडिंग पार्ट क्या है? अभी पेंथलासा है। बहुत बढ़िया, ये हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन? नाउ द ड्रिफ्टिंग विल कंटिन्यू। अब उस एक स्लाइड में मैं नहीं कंप्लीट कर रहा था तब, इसलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। अब स्टार्ट होगी ड्रिफ्टिंग। अब क्या स्टार्ट होगा? ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होगा। ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या है? द कॉन्टिनेंट्स विल मूव नाउ, कॉन्टिनेंट्स विल मूव, कॉन्टिनेंट्स विल ड्रिफ्ट।
कॉन्टिनेंट्स विल मूव, कॉन्टिनेंट्स मूवमेंट अकर्ड, कॉन्टिनेंट का क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, मूवमेंट अकर्ड। अब जब इनका मूवमेंट हुआ है, इसको ही हमने क्या बोला है, ड्रिफ्टिंग। और ये मूवमेंट किन वजहों से हुआ, ये मूवमेंट हुआ बच्चा किस वजह से, सर टाइडल फोर्स की वजह से। ये मूवमेंट हुआ किस वजह से, बॉयंसी फोर्स की वजह से। ये मूवमेंट हुआ किस वजह से, ये मूवमेंट हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, ये मूवमेंट आपको यहां पे दिखाई देता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये हुआ कि यहां पे इस मूवमेंट के बाद, इस मूवमेंट के बाद व्हाट विल हैपन, दिस लोरेशिया, जो कि इसको मैं यहां पे इससे बना देता हूं, यहां पे जो लोरेशिया था, लोरेशिया के अंदर जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका विल मूव टूवर्ड्स वेस्ट, ये वेस्ट की ओर मूव किया। साउथ अमेरिका कहां मूव किया, वेस्ट की ओर मूव किया। तो इसको आप ध्यान से एक बार मैं छोटा बना देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट रहे, सब कुछ दिख जाए इसके अंदर। नॉर्थ अमेरिका, देन हेयर यू हैव साउथ अमेरिका, then here you have Africa, अफ्रीका के साथ अटैच होता हुआ यूरोप, नॉर्वे, रशिया, देन यहां से इंडिया, एंड दीज ऑल पार्ट्स कैन बी सीन, एंड हेयर यू सी द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नीचे आपको दिखाई देता है अंटार्कटिका। सो बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग इज कि जब ये ड्रिफ्टिंग हुई है, इस ड्रिफ्टिंग के दौरान, इस ड्रिफ्टिंग के दौरान दो तरीके के मूवमेंट हुए। इस दो तरीकों के मूवमेंट में पहला मूवमेंट आपको दिखाई देता है वेस्टवर्ड, और ये वेस्टवर्ड मूवमेंट किसका हुआ, वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का। वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ किसका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका का। ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं इसकी एक ड्रिफ्टिंग और होती है, दैट इज इक्वेटर वर्ड्स, या हम कहें नॉर्थ वर्ड्स, जहां पे जो इंडिया है, इंडिया विल स्टार्ट इट्स जर्नी, अफ्रीका और इंडिया जो हुए, अफ्रीका और इंडिया जो हुए वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ। जो इंडिया है, इंडिया का जो मूवमेंट है दैट विल बी टुवर्ड्स नॉर्थ। ये कहानी बनती है और इस तरीके से हम आज के प्रेजेंट डे अरेंजमेंट को देखते हैं। सो दिस वाज द थियरी। सो कैन आई से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, CDT, propounded by Alfred Wegener in 1912 talks about the rifting and drifting of continents. It talks about rifting and drifting of continents, rifting and drifting of continents. ये किसकी बात करता है, रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स की बात करता है। यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है जाननी। और इसी रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट से, इसी रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट से किसका इमर्जेंस होता है, यही रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग, दिस रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स led to the present day arrangement of continents on planet Earth. Present day arrangement of continents on planet Earth. ये बात कौन बता के गया, एल्फ्रेड वेगनर। दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर मेंस राइटिंग आंसर, जहां पे आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। डन, ये कहानी हमें समझ में आ गई बहुत अच्छे से, रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स कैसे होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई ऐसे बोल गया तो यहां पे दो चीजें मेरे सामने आती हैं। पहला भाग वो ये कि इसके लिए क्या एविडेंसेस थे, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, in support of continental drift theory, and second is
दी फोर्सेस जो कि इस रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। जब मैं एविडेंसेस की बात करता हूं तो सबसे पहला एविडेंस दिया गया दैट इज जिगसॉ फिट एविडेंस। जिगसॉ फिट को हम मेंस आंसर राइटिंग के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज अपेरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, अपेरेंट एफिनिटी ऑफ फीचर्स। क्या है कि मैंने जब इस पूरे के पूरे एस्पेक्ट की शुरुआत की तब मैंने बोला था वन फाइन डे एल्फ्रेड वेगनर वाज ऑब्जर्विंग द एटलस वेरी केयरफुली। वो एटलस बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उस केयरफुल ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्होंने देखा कि अगर मैं आज यहां पे ये जो ब्राजील है, दिस इज द बल्ज ऑफ ब्राजील, ये क्या है? बल्ज ऑफ ब्राजील है, दिस इज द बल्ज ऑफ ब्राजील। इसको देखता हूं और मैं अगर गल्फ ऑफ गिनिया यानी कि ये वाला पार्ट देखता हूं, दिस इज द रीजन वी कॉल एज गल्फ ऑफ गिनिया। ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम मैच करते, जिग सॉ फिट, मैच हो जाना। फिर मैं अगर यहां पे ग्रीनलैंड अगर आप अपने एटलस में देखेंगे और एंड बैफिन बे को देखेंगे तो यहां पे ये एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप मेडागास्कर को देखेंगे, जो कि मेडागास्कर जो है वो फिट हो जाता है कंप्लीटली विद, मेडागास्कर जो है वो कंप्लीटली फिट हो जाता है किसके साथ? अफ्रीका के साथ। तो अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है तो ये एक एविडेंस के रूप में आएगा कि पास्ट के अंदर ये सारे के सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से मैच थे, जुड़े हुए थे। जैसा कि मैं आपको यहां पे दिखा सकता हूं, दीज वर द कॉन्टिनेंट्स विच वर कंबाइंड विद ईच अदर। जैसे कि अफ्रीका आपको दिखाई दे रहा है जो कि पेंजिया का रीजन है अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो। देन ये दो भागों में टूटा, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो। देन उसके बाद ये प्रेजेंट डे अरेंजमेंट के रूप में दिखाई देता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड दिस पार्ट। सो यहां पे आपने देखा कि ये वाला जो हिस्सा है, दिस पार्ट इज कंप्लीटली मैचिंग विद दिस। हेयर मेडागास्कर इज कंप्लीटली फिटिंग विद दिस। ये वाला भाग यहां पे कंप्लीटली फिट हो जाएगा। सो व्हेन ही ट्राइज टू एक्सप्लेन इन दिस मैनर, ही सेज दैट जब भी मैं देखता हूं तो ये वाले दोनों भाग एक दूसरे को मैच कर जाते हैं, ये वाला भाग यहां पे मैच कर जाता है और उसके साथ साथ अफ्रीका के अंदर मैच कर जाता है। ये वाला पूरा पोर्शन, दिस एंटायर पोर्शन विल मैच विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आज से पहले 250 मिलियन साल पहले ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। दिस इज व्हाट द आइडिया। चलो हमें ये पता लग गया। अब एक तो समझ में आ गई कि फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स क्या है। दूसरा इन्होंने बोला कि जो एज है, रॉक्स की एज है अक्रॉस द ओशियन, ओशियन के एक साइड और ओशियन के दूसरी साइड, अगर मैं रॉक्स की एज देखता हूं तो उसमें सिमिलैरिटी दिखाई देती है। कौन सी एज की वो बात कर रहे हैं? लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट। आप देखिएगा ध्यान से। These are the Appalachian Mountains. These are the Appalachian Mountains of North America. And here you have the mountains we call as Celadonian Mountains. यहां पे आप अफ्रीका के माउंटेन्स देख रहे हैं, ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हैं। इन सबकी जब एज देखी जाएगी, the age of these mountains will be the same. इसका मतलब यह है कि भाई ये पहले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और उसके बाद क्या हुआ, इनके अंदर आपको चेंज दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आई। रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशियंस, इसमें देखा गया अगर हम 2000 मिलियन साल पहले की रॉक देखते हैं तो उन सब में आपको एक सिमिलैरिटी दिखाई देती है। इसको मैं और थोड़ा सा डिटेल में आपको लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सेकंड एविडेंस के रूप में इस रीजन के अंदर। तो हम फोर्सेस को अगली स्लाइड पे डिस्कस कर लेंगे।
सेकंड एविडेंस जो है दैट इज एज ऑफ रॉक्स, एज ऑफ रॉक्स अक्रॉस द ओशियन, अक्रॉस द ओशियन। अगर आप इन एज ऑफ रॉक्स की बात करेंगे तब आपको यह एहसास होगा कि कुछ माउंटेन्स जैसे कि एप्लाशियन माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एप्लाशियन माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड माउंटेन्स ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, जिन्हें हर्सिनियन माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं, हर्सिनियन माउंटेन्स, इनकी जो एज है वो क्या है, एकदम सेम है। और अगर ऐसा होगा तो आप खुद समझे ना कि नॉर्थ अमेरिका का ये पोर्शन, अगर आप नॉर्थ अमेरिका को देखें और यहां पे आपको दिखता है यूके का रीजन, ये वाला वो रीजन मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे आपको रॉक्स क्या दिखी हैं, एकदम सेम दिखी हैं। इसका मतलब तो ये होगा कि ये पास्ट में क्या थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। ये भी हमें एक बहुत अच्छा एविडेंस मिला। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इस रीजन के अंदर तो मुझे क्या दिखाई देगा, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं, इस पूरे रीजन को। चलें, देन इसको हम छोटा करते हैं एंड अगले एविडेंस की ओर बढ़ते हैं, एविडेंस की ओर बढ़ते हैं। दीज आर द टू एविडेंसेस। थर्ड एविडेंस अगर मैं बात करूं यहां पे, तो थर्ड एविडेंस है जिसको बोला जाता है टिलाइट डिपॉजिट्स, टिलाइट डिपॉजिट्स। टिलाइट डिपॉजिट्स के अंदर यह बोला गया कि कुछ ऐसे डिपॉजिट्स जो कि ग्लेशियर से एसोसिएटेड हैं, डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स, या हम बात करें सेडिमेंट्स ऑफ ग्लेशियर्स, या इसको हम एक वर्ड में लिख दें तो वो क्या होगा, ग्लेशियल सेडिमेंट्स। यानी कि जो ग्लेशियल सेडिमेंट्स हैं उनसे भी हमें अंदाजा लगता है कि ये पार्ट पहले जुड़े हुए थे। क्यों ऐसा है, क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपको छोटा नागपुर प्लेटू के पास, अगर आपको छोटा नागपुर प्लेटू के पास, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अगर आपको साउथ अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे ग्लेशियर्स मिलते हैं या उनके सेडिमेंट्स मिलते हैं जो कि सेम एज के हैं, तो व्हाट डज इट इंडिकेट, ये सारे के सारे पहले एक बार जुड़े हुए थे। टिलाइट वर्ड जब यूज होता है तो उसको हम डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स के नाम से जानते हैं। सेडिमेंट्स जो होते हैं, ग्लेशियल सेडिमेंट्स होते हैं, उन्हें ही टिलाइट बोला जाता है। और हमने जो अपनी शुरुआत की थी उसमें यही बोला था कि जब ये व्यक्ति इस पूरी थ्योरी को प्रपाउंड कर रहा था तब इनको छोटा नागपुर प्लेटू के पास क्या दिखाई दिए थे, ग्लेशियल मार्क्स दिखाई दिए थे, विच ऑल्सो शोज द आइडिया कि यहां पे इनको किसका प्रेजेंस दिखाई दिया होगा, यहां पे इनको टिलाइट डिपॉजिट्स मिले होंगे। और वो टिलाइट डिपॉजिट्स कैसे पॉसिबल है, खुद बताओ ना, छोटा नागपुर प्लेटू में कैसे ग्लेशियर आ जाएगा यार, उनके सेडिमेंट्स कैसे आ जाएंगे? वो तभी पॉसिबल है जब वो पहले जहां पे आज हमें दिखता है वहां नहीं था, वो पहले कहीं और था। चलिए ये भी पता लग गया, टिलाइट डिपॉजिट्स हो गए। इसके बाद जो अगला एग्जांपल, अगला जो इन्होंने एविडेंस दिया दैट इज और ज्यादा फैसिनेटिंग है। वो जो फोर्थ एविडेंस है दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्लेसर डिपॉजिट्स। फोर्थ इज प्लेसर डिपॉजिट्स। What is this placer deposit? Let me tell you very briefly here. Placer word जो होता है, this is the Spanish word जहां पे deposits होते हैं valuable minerals के, deposits of valuable minerals, valuable minerals। जैसे कि अगर आपको valuable minerals की बात करनी है such as gold, जो कि गोल्ड के डिपॉजिट्स होते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, प्लेसर डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। व्हाट हैपेंड वाज, एंड क्या होता है जब भी आप गोल्ड देखेंगे, मान लो कोई एक रॉक है, ये रॉक है जिसके अंदर क्या है, गोल्ड है, तो ये गोल्ड बियरिंग रॉक है। जैसे हम किसी भी पत्थर में से कोई मेटल निकालना चाहते हैं तो उसका अलग प्रोसीजर होता है, गोल्ड की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। जैसे हमारी बॉडी में वेन्स हैं, वैसे ही इस पत्थर के अंदर
वेन्स होती हैं जिसके अंदर आप गोल्ड पाते हैं, और इसी कारण से इसका एक्सट्रैक्शन थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। अगर आपने केजीएफ मूवी देखी है तो आपको जरूर एहसास होगा कि गोल्ड को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका मतलब यह था कि यहां पे आप गोल्ड को वेन्स के रूप में देख रहे हैं, और अगर मान लीजिए यहां से कोई नदी बह रही है, यहां से कोई नदी बह रही है, तो वो नदी इन गोल्ड डिपॉजिट्स को, इन वेन्स में से गोल्ड को क्या कर लेगी, एक्सट्रैक्ट कर लेगी, एंड विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग एट वन प्लेस। मान लीजिए, इसको एक और अच्छे तरीके से अगर बताएं कि ये कोई एक माउंटेन है जहां पे सोने की रॉक्स पड़ी हैं जिसके अंदर गोल्ड है, यहां से एक नदी बही और नदी ने इन डिपॉजिट्स को, इन गोल्ड को कलेक्ट किया, सेडिमेंट्स को, और यहां पे लाके डिपॉजिट कर दिया। तो आप खुद समझेंगे कि इस जगह पे आपको क्या दिखाई देंगे, गोल्ड डिपॉजिट्स, और यहां पे क्या दिखाई देंगी, गोल्ड बियरिंग रॉक्स। यहां पे क्या है, गोल्ड बियरिंग रॉक्स हैं। बिल्कुल ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, ही सेड कि जो ब्राजील है, अगर हम ब्राजील की बात करते हैं तो यहां पे ये है ब्राजील का रीजन जहां पे गोल्ड बियरिंग रॉक्स हैं, बट जो गोल्ड डिपॉजिट्स हैं वो आपको घाना के इस रीजन में मिलते हैं। घाना के कोस्ट को हम गोल्ड कोस्ट कहते हैं क्योंकि उसी कोस्ट पे आपको गोल्ड का डिपोजिशन दिखाई देता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, और यहां पे एक नदी भी बह रही है, और वो नदी कौन सी है, अमेजन रिवर। अब अगर ये नदी यहां पे बह रही है तो वो इस पर्टिकुलर रॉक से सोने को लाके डिपॉजिट कर दी होगी, कहां पे, घाना के पास। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों ये क्या हो, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। इसका मतलब यह है, प्लेसर डिपॉजिट्स बोलता है गोल्ड बियरिंग रॉक्स जो हैं, ये एनसीईआरटी एग्जैक्टली यही लाइन लिखती है, जो गोल्ड बियरिंग रॉक्स हैं वो कहां पे मिली, गोल्ड बियरिंग रॉक्स तो मिली ब्राजील में, और गोल्ड के डिपॉजिट कहां मिले, गोल्ड के डिपॉजिट कहां मिले आपको, घाना के अंदर। इसका मतलब यह था, गोल्ड डिपॉजिट इन घाना, गोल्ड बियरिंग रॉक्स इन ब्राजील। व्हाट डज इट इंडिकेट, इट इंडिकेट्स दैट ये दोनों पार्ट पहले आपस में जुड़े हुए थे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एविडेंस रिलेटेड टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। नेक्स्ट एविडेंस दैट he gave was the botanical and zoological evidence. Botanical and zoological evidence ये बहुत ही आसान है हमारे लिए समझना, क्योंकि यहां पे आपको जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का डेवलपमेंट चल रहा था तब उस समय पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई। उन आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के अंदर कुछ ऐसे जानवर मिले, उनके फॉसिल्स मिले जो कि आपको साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कोस्ट पे मिलते हैं, और उसका नाम है, इन कोस्ट पे मिलने वाले जो जानवर हैं उनका नाम है मेसोजोरस। इसको बोला गया मेसोसोरस। ये मेसोजोरस क्या है, एक रेप्टाइल है, एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल है और शैलो वाटर है। मतलब ये कहां रहती है, साफ पानी में, फ्रेश वाटर में, मीठे पानी में। शैलो वाटर मतलब ज्यादा गहराई में नहीं रहती है। बट अगर आप देखो कि इनके फॉसिल्स आपको दोनों जगहों पे मिल रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है ये पॉसिबल तभी है ना, दोनों जुड़े हो, क्योंकि समुद्र पार करके तो गए नहीं होंगे। ये भी एक एस्पेक्ट हुआ। दूसरा, बोटेनिकल एविडेंसेस के रूप में इनको एविडेंस मिला ग्लोसोप्टेरिस का। ग्लोसोप्टेरिस जो है ये एक ऐसे एविडेंसेस हैं जो कि बोटेनिकल एविडेंस हैं, प्लांट्स हैं, श्रब्स हैं। ये आपको साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका के अंदर दिखाई देते हैं। तो ये कहता है भाई ये सारे प्लांट तभी एक जगह पे हो सकते हैं क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे के साथ पास्ट में जुड़े हुए थे। These were the evidences that showed these continents were combined with each other in the past. Now we'll talk about the forces related to continental drift theory. Now the drawback of this theory says कि बहुत सारे क्रिटिसिज्म इस थ्योरी को दिए गए। Why is it so? Just because of a fact कि इतने सारे फोर्सेस जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में एल्फ्रेड वेगनर ने प्रोपाउंड किए वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो इतने बड़े लैंड मासेस को मूव कर सकें। सो बिफोर वी मूव ऑन टू दी ड्रॉबैक्स इवन, हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये फोर्सेस क्या थे। जब हम इन फोर्सेस की बात करते हैं तो यहां पे जो कि आपके सामने लिखा हुआ है
टाइडल फोर्स, पोल फ्लिंग फोर्स और बेयंसी फोर्स। जब हम इन फोर्सेस को देखते हैं तो सबसे पहला फोर्स जो मेरे दिमाग में आता है दैट इज टाइडल फोर्स। एल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि जो ये टाइडल फोर्स है दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ। जब भी हम टाइडल फोर्स की बात करते हैं तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल इंपैक्ट और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन ऑफ सन, मून एंड अर्थ। सन, मून एंड अर्थ, इसके ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के कारण जो फोर्सेस आते हैं उन्हें टाइडल फोर्स बोला जाता है। और ये टाइडल फोर्स रिस्पॉन्सिबल थे वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग के लिए। ये बात एल्फ्रेड वेगनर ने कही, ये वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। बट आप खुद समझें, जब टाइडल फोर्स आता है तब आप ये जानते हैं कि टाइड्स के कारण, जो टाइड्स आती हैं, जो ये ग्रेविटेशनल इंपैक्ट आता है, इसके कारण पानी के अंदर राइज एंड फॉल जरूर देखा जाता है। बट क्या कॉन्टिनेंट्स मूव करने लगते हैं? नो, नॉट एट ऑल। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट ये फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये कॉन्टिनेंट्स को मूव करवा सके। सेकेंड फोर्स ही टॉक्ड अबाउट एज बुयंसी फोर्स। बुयंसी फोर्स का मतलब यह है कि जैसे आप किसी भी शिप को फ्लोट करते हुए देखते हैं या कोई हल्की चीज जब पानी के ऊपर तैरती है तब उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो बुयंसी होता है। कोई भी चीज अगर फ्लोट करती है ना तो फ्लोटेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो कौन सा है? फ्लोटेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है दैट इज व्हाट वी कॉल एज बुयंसी फोर्स। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक बात और बताता हूं कि एल्फ्रेड वेगनर ये कहते हैं कि जो हमारी धरती है, जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है, जिसको हमने जान लिया है पहले, उसमें मेंटल जो है दैट इज कंपैरेटिवली डेंसर। जो मेंटल है वो है डेंस और जो हमारा क्रस्ट है, जो क्रस्ट है वो है कंपैरेटिवली लाइट। इसका मतलब यह है कि ये जो क्रस्ट है ये इस मेंटल के ऊपर क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। और इसके फ्लोटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बुयंसी रिस्पॉन्सिबल है। हां, ये बात तो तय है कि फ्लोटेशन तो हो रहा है, मूव तो कर रहे हैं ये कॉन्टिनेंट, और मूवमेंट हो भी मेंटल की वजह से रहा है, ये थोड़े समय में बताऊंगा। बट वो बुयंसी फोर्स की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। दिस वॉज द सेकेंड मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं पोल फ्लिंग फोर्स। आप अगर ध्यान से समझे इस फोर्स को तो पोल फ्लिंग फोर्स का मतलब यह होता है कि पोल से जो भी चीजें हैं वो कहां की ओर मूव करने की कोशिश करेंगी। ये अगर हमारी धरती है तो यहां से जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो किस ओर मूव करने की कोशिश करते हैं? इक्वेटर की ओर मूव करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि धरती के रोटेशन के कारण, धरती के रोटेशन के कारण एक फोर्स हमेशा रोटेशन के कारण एक आउटवर्ड फोर्स लगता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण धरती के अंदर जो एक पोल रीजन है, पोल से सारा मास कहां की ओर जाने लगेगा? सारा का सारा मास जाने लगेगा इक्वेटर की ओर। यानी कि पोल से फ्ली करके, क्यों? क्योंकि आउटवर्ड रीजन में, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर, कहां पे बाहर की ओर? इक्वेटर पे बाहर की ओर जाने लगता है। तो ये बात तो सही है, बट ये ऐसा रीजन नहीं हो सकता कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स इक्वेटर पे आ जाने चाहिए थे। फिर तो कोई भी ऐसा तो नहीं हुआ। कुछ कॉन्टिनेंट्स तो इक्वेटर से आप देखोगे ना, अंटार्कटिका जो है वो पोल की तरफ मूव किया, वो क्यों नहीं आया इक्वेटर की तरफ? इंडिया ही क्यों आया? अफ्रीका ही क्यों नॉर्थवर्ड चल रहा है? ऐसा क्यों है? ये नहीं बता पाए। भले ही ये फोर्स जो है ये जरूरी है हमें समझना, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो बाहर लगने वाला फोर्स है उसके कारण पोल से चीजें कहां की ओर जानी स्टार्ट होती हैं? इक्वेटर की ओर जानी स्टार्ट होती हैं। इसीलिए आज हम देखते भी हैं कि अर्थ अगर रोटेट कर रही है तो इस रोटेशन के कारण अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है, ओब्लेट है। ये जो ओब्लेट शेप है, ये जो जियोइड शेप है, ये किस कारण से है मेरे दोस्तों? ये सिर्फ इसी कारण से है कि अर्थ रोटेट करती है और सम ऑफ द मास फ्रॉम द पोलर रीजन हैज ट्रेवल्ड टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाइज इन द आउटवर्ड मैनर। तो इस वजह से आपको ये दिखाई दिया।
but these forces are not sufficient enough to explain the entire process. तो अगर मैं अब इस पूरे रीजन में इस पूरे के पूरे थ्योरी के ड्रॉबैक्स की बात करता हूं, अगर ड्रॉबैक्स की बात करें, ड्रॉबैक्स ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो सबसे पहला ड्रॉबैक इसका आएगा द फोर्सेस जो बताए गए वो फोर्सेस वर नॉट सफिशिएंट इनफ, वर नॉट स्ट्रोंगर इनफ, फोर्सेस आर नॉट स्ट्रोंगर इनफ, आर नॉट sufficient enough to move such big land masses, enough to move such big land masses. ये बात हमें समझ में आई, ठीक है सर, एक तो ये हो गया। और दूसरा बात ये है कि जो आपने जिगसॉ फिट बताया उसमें भी सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स फिट नहीं होते। This is mere a coincidence. कि आपके दो तीन जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो मैच कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो कोस्टलाइन होती है वो तो सब्जेक्ट टू चेंज है, कोस्टलाइन इज सब्जेक्ट टू चेंज, कोस्टलाइन इज सब्जेक्ट टू चेंज ड्यू टू कोस्टल वेव इरोजन। तो ये भी एक ऐसा एविडेंस नहीं है कि आपको बहुत ही क्लियरली ये इंडिकेट कर सके। एंड देन ये ड्रॉबैक के रूप में आप ये भी तो जानेंगे व्हाट वाज द सीक्वेंस ऑफ दिस मूवमेंट। एंड मोर ओवर ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी कि आज अगर हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखते हैं तो इस थ्योरी के मुताबिक जो मेसोसॉरस हैं उनके फॉसिल्स जो मिले वो दो जगहों पे मिले, बट बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि आज भी आपको कहां पे दिखाई देंगे, बहुत अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हमेशा से ये बोल दें कि इन फॉसिल्स के माध्यम से ही आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हां ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। तो ये जो मेजर भाग है इसमें आपको समझ में आएगा कि दिस कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। और दूसरा, वेगनर कुड नॉट एक्सप्लेन द ट्रिगर मैकेनिज्म, वेगनर कुड नॉट एक्सप्लेन द ट्रिगर मैकेनिज्म कि क्यों ये रिफ्टिंग शुरू हुई, मैकेनिज्म ऑफ रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। क्या ऐसा हो गया अचानक से इनको कि भाई ये टूटने लग गए सारे, है ना, ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और उसके बाद यहां पे बहुत सारी एरर थी, देयर वर सो मेनी एरर्स इन दिस थ्योरी related to the formation of mountains, and islands, ये तो इन्होंने ढंग से बताया ही नहीं कि ये माउंटेन्स कैसे बने, आइलैंड्स कैसे बने, है ना। एंड दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन many assumptions, अब बेस्ड ऑन मेनी assumptions, तो इसका मतलब यह है कि हमने इस थ्योरी को जब कंप्लीटली देखा तो हमें यह तो पता लग गया कि इस थ्योरी में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, क्रिटिसिज्म है। फोर्सेस जो हैं, द फोर्सेस दैट वर एक्सप्लेन्ड बाय दिस person Alfred Wegener was not sufficient enough to move such big land masses। इसका कारण यह था कि अब आगे आने वाले ज्योग्राफर्स जो हैं वो सब के सब एक चीज की कोशिश करेंगे, वो ये कि एल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, यानी कुछ तो हुआ है। बेसिकली आप ये समझे कि इस व्यक्ति का साइंटिफिक टेम्पर कितना होगा कि ही रियलाइज्ड दैट द movement of continents have taken place. By knowing the fact, the forces he was trying to explain for the movement was not right, but still the movement has taken place. This is true, entirely true. The movement has taken place, but what is the reason behind the movement of these land masses?
Now the further geographers will try to explain it, will try to find out the reason behind the movement of these continents. So इस थ्योरी का जो अंत है वो ये कहता है कि हमें एल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया? एल्फ्रेड वेगनर paved the way for future geographers, paved the way for future geographers to explain the dynamic nature, of earth and formation of land masses on this planet तो आप इसको अपने कंक्लूजन में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं. तो यू कैन राइट दिस इन योर कंक्लूजन दैट एल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया? जो आने वाले फ्यूचर के जियोग्राफर्स थे उनके लिए यह रास्ता तो तय कर दिया कि हां जी मूवमेंट हुआ है, अर्थ का जो नेचर है दैट इज वेरी डायनेमिक, और उस डायनेमिक नेचर को समझना है और उसको आगे आने वाले जियोग्राफर्स जरूर समझेंगे. और इससे यह भी तो पता लग गया कि यस, मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हैव टेकन प्लेस, मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैव टेकन प्लेस but what is the force responsible for that? But what is the force behind that? What is the force behind that movement? अब इसको ढूंढने की कवायद शुरू हुई. फोर्स बिहाइंड दैट मूवमेंट, ये जो है दिस विल बी द मेजर एस्पेक्ट हियर. ये होगा मेजर एस्पेक्ट यहां पे इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर. ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. दिस इज व्हाट वी आर डन विद द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जहां पे मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम बना के आपको कंप्लीटली ये समझा दिया है कि 5 स्लाइड्स हमें लगी इसको पूरा समझने के लिए. अब आती है अगली थ्योरी. जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि यहां पे जब भी हम बात करेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई तो उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं. फर्दर डेवलपमेंट के अंदर पहली थ्योरी जो आती है दैट इज व्हाट वी कॉल एज कन्वेक्शनल करंट थ्योरी. कन्वेक्शनल करंट थ्योरी. इस थ्योरी का पर्पस क्या था? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ये जो थ्योरी है दिस थ्योरी वाज गिवन बाय आर्थर होम्स. ये किसने दी है? आर्थर होम्स के द्वारा ये थ्योरी प्रोपाउंड की गई. ये जो व्यक्ति हैं आर्थर होम्स, नाउ ही ट्राइज टू एक्सप्लेन द मेजर रीजन बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ these continents on this planet Earth. इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. आपने अगर बचपन में बहुत आसानी से एक रॉड की सहायता से, इलेक्ट्रिक रॉड की सहायता से अगर पानी को गर्म किया है तो आपने ये देखा होगा कि जैसे ही आपने ये रॉड को कनेक्ट किया इसके साथ, तो आप ये जानेंगे एक चीज को, वो ये कि आपने जब इसको कनेक्ट किया इस रॉड के साथ, यहां का पानी क्या हो गया? गर्म हो गया. Whenever टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है. जब डेंसिटी डिक्रीज होती है किसी चीज की तो थिंग्स राइजेस, चीजों के अंदर क्या स्टार्ट होती है? राइजिंग. अब यहां पे भी मुझे एक चीज पता लगी कि ये वाला जो रीजन है यहां का पानी क्या हो गया है? गर्म हो गया. गर्म पानी होगा हमेशा क्या करेगा? ऊपर की ओर उठने लगेगा, ऊपर की ओर राइज करेगा. जब गर्म पानी ऊपर की ओर राइज करेगा तो इसका मतलब यह है कि यहां पे एक स्पेस खाली होगा. इस स्पेस के खाली होते ही जो ऊपर का ठंडा पानी है, दिस वाटर विल कम एंड विल टेक दिस स्पेस. फिर वो गर्म होगा एंड वो ऊपर जाएगा. इस तरीके से यहां पे किसका प्रेजेंस होता है? कन्वेक्शन करंट का. और अगर मैं ये कन्वेक्शन करंट की बात करूं
तो क्या मैं कह सकता हूं कि कन्वेक्शन करंट का जो डेवलपमेंट हुआ है जो ये कन्वेक्शन करंट का डेवलपमेंट हुआ है, दिस डेवलपमेंट इज डन ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। बिल्कुल सही बात है सर, डेंसिटी के अंदर डिफरेंस आया था, कोई चीज हल्की थी, कोई चीज भारी थी, जो हल्की थी वो ऊपर उठी, जो भारी थी वो नीचे आई। बट दिस डेंसिटी डिफरेंस is caused by the temperature difference. This density difference is caused by the temperature difference. टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो डेंसिटी डिफरेंस आया, उसके कारण ये क्या डेवलप करते हैं, कन्वेक्शन करंट। यही कन्वेक्शन करंट आपको धरती के अंदर भी दिखाई देते हैं। एग्जैक्ट रेप्लिका इसको अगर हम करें, इसको रेप्लिकेट कर दें अर्थ के इंटीरियर में, तो आपको एहसास होगा कि अगर ये हमारी अर्थ है, ये हमारा अर्थ का इंटीरियर है, इस इंटीरियर के अंदर यहां पे यू हैव द प्रेजेंस ऑफ एस्थेनोस्फेयर। अगर यहां पे आपको एस्थेनोस्फेयर मिलता है जो कि मैग्मा चैम्बर है, इस एस्थेनोस्फेयर से कुछ करंट्स, क्योंकि नीचे का मैग्मा जैसे जैसे हम डीप जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वहां पे डेंसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब यह होगा दोस्तों, यहां से कुछ भाग मैग्मा का ऊपर की ओर उठेगा और ऊपर का कुछ मैग्मा नीचे की ओर आएगा, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है तो डेंसिटी क्या है, कम है। ऊपर टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है तो डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो जो डेंस मैग्मा होगा वो नीचे की ओर आएगा और नीचे का मैग्मा कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। इसे बोला गया, दिस इज टर्म्ड एज कन्वेक्शन करंट। तो हमने अब ये तो समझ लिया कि कन्वेक्शन करंट होता क्या है, बट हाउ दिस कन्वेक्शन करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पार्ट। उसको अगर हम समझें तो क्या है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जब मैं बात करता हूं इस कन्वेक्शन करंट की, तब आपको एक चीज समझ में आएगी कि मान लीजिए ये है हमारी प्लेट्स, अर्थ की प्लेट्स हैं, ठीक है, ये है अर्थ की प्लेट्स जिसको आप लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब अर्थ के अंदर इंटीरियर में न्यूमरस कन्वेक्शन करंट्स आर प्रेजेंट। अर्थ के इंटीरियर में न्यूमरस कन्वेक्शन करंट्स आर प्रेजेंट। कन्वेक्शन करंट्स आर प्रेजेंट। कन्वेक्शन करंट्स आर प्रेजेंट। अब ये कन्वेक्शन करंट्स क्या करने वाले हैं, उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। न्यूमरस कन्वेक्शन करंट्स आर प्रेजेंट, देखते हैं वो क्या करते हैं। इन कन्वेक्शन करंट के माध्यम से व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स से इस रीजन में एक कन्वेक्शन करंट का डेवलपमेंट इस तरीके से होता है, ठीक है, जहां पे आप बहुत क्लियरली एक चीज देख पा रहे हैं, यहां से नीचे का मैग्मा जो कि बहुत ही गर्म मैग्मा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर का मैग्मा नीचे की ओर आ रहा है। यहां से भी नीचे का मैग्मा ऊपर, ऊपर का मैग्मा कहां आने की कोशिश करेगा, नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। तो इसको मैं एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से दिखा देता हूं। ये कन्वेक्शन करंट, क्योंकि नीचे का मैग्मा ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, और ऊपर का मैग्मा कहां आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, इस जगह पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा नीचे का मैग्मा कहां की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, और ऊपर का मैग्मा कहां आ रहा है, नीचे की ओर। ठीक है सर, ये इस तरीके से बहुत सारे साइकिल्स चलते जा रहे हैं। इन साइकिल्स को जब आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, मैं कह रहा हूं दिस इज द लिथोस्फेरिक प्लेट। ये क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये है लिथोस्फेरिक प्लेट, ठीक है। इस लिथोस्फेरिक प्लेट के अंदर आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि यहां पे जब ये मैग्मा ऊपर की ओर जा रहा है, यहां पे जब ये मैग्मा ऊपर की ओर जा रहा है, दोनों इस प्लेट को क्या कर रहे हैं, दोनों इन प्लेट्स को ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। दिस मैग्मा इज ट्राइंग टू पुल दिस प्लेट टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस मैग्मा इज ट्राइंग टू पुल दिस प्लेट टुवर्ड्स राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर ये कन्वेक्शन करंट्स चलते जा रहे हैं
तो इन कन्वेक्शन करंट्स के कारण ये जो प्लेट्स हैं इनके अंदर भी मूवमेंट दिखाई देगा। बिल्कुल सही बात है। और ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं या पास आ रही हैं? ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसीलिए इस कन्वेक्शन करंट के कारण यहां पे प्लेट्स के अंदर मुझे क्या दिखाई दिया सर? डाइवर्जेंस दिखाई दिया। डाइवर्जेंस इस प्लेट के अंदर मुझे दिखाई दिया। दैट इज व्हाट द आइडिया हियर। और यहां पे भी आप एक चीज समझेंगे कि जब ये मैग्मा ऊपर जा रहा है तो जब इन प्लेट्स के बीच में क्रैक डेवलप होगा तो दिस मैग्मा विल बी एबल टू कम आउट। ये मैग्मा बाहर आएगा। इसी वजह से अब आपको एहसास हो गया होगा कि वोल्केनिक एक्टिविटी भी होती है। जो वोल्केनोज आते हैं वो क्यों आते हैं? वो इसी वजह से आते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण, वोल्केनिक एक्टिविटी इसलिए होती है कि ये कन्वेक्शन करंट्स इन प्लेट्स को दूर लेके जा रहे हैं। अब जो लाजमी सा सवाल है वो ये है कि सर यहां पे तो कन्वेक्शन करंट्स इस मैनर में हैं, यहां पे जो कन्वेक्शन करंट्स हैं वो इस मैनर में है कि यहां से ये ऊपर जा रहा है और यहां से ये भी ऊपर जा रहा है। दिस इज द सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1, इसको मैं थोड़ा और आसानी से साफ तरीके से लिख देता हूं और ऐसे पेन से ताकि विजिबल हो। ये लीजिए, सिचुएशन नंबर 1 अगर मैं बात करता हूं तो क्या है? सिचुएशन 1 कहती है कि दोनों के दोनों मैग्मा जो हैं, दोनों के दोनों मैग्मा जो हैं वो इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि एक मैग्मा दूसरे मैग्मा के कन्वेक्शन करंट के ऑपोजिट जा रहा है। अगर इस तरीके का मूवमेंट है तो ये कैसा मूवमेंट होगा? दिस वुड बी दी डाइवर्जेंस। सर बिल्कुल सही बात है। सर कन्वेक्शन करंट का मूवमेंट सिचुएशन नंबर 2 पे अगर हम आए, सिचुएशन नंबर 2 पे अगर हम आए तो वो क्या होगी? इस सिचुएशन के अंदर मान लीजिए बोथ दी मैग्मा ये किस तरीके से आ रहे हैं? इस तरीके से आ रहे हैं। आप देख सकते हो, नीचे से मैग्मा ऊपर, ऊपर से मैग्मा नीचे, नीचे से मैग्मा ऊपर, ऊपर से मैग्मा नीचे आ रहा है। यहां पे अगर कोई प्लेट होगी तो क्या ये किसी प्लेट को इधर खींचेगा और ये इस प्लेट को इधर खींचेगा? तो कैसा प्रोसेस होगा सर? इसमें कन्वर्जेंस होगा। इसमें क्या होगा? कन्वर्जेंस होगा। और सर मेरे पास है ना, पढ़ाते हुए इतना समय हो गया तो बहुत सारे बच्चों का एक सवाल आता है कि सर एक इस डायरेक्शन में है एंड दूसरा भी इसी डायरेक्शन में है तो क्या होगा? तो बच्चा दोनों प्लेट इस डायरेक्शन में मूव करेंगी और किसी तीसरी प्लेट से जाके टकरा जाएंगी। तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण हमारे लिए यह है कि ये जो दो कन्वेक्शन करंट्स के सेल मैंने आपको दिखाए हैं, यही कन्वेक्शन करंट के सेल्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। एंड इसी कारण से प्लेट्स या तो एक दूसरे के पास आती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं। और अगर मान लीजिए ये प्लेट का मूवमेंट हो रहा है तो मतलब ये है जो ये कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट का भी क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बात एल्फ्रेड वेगनर टाइडल फोर्स, बॉयंसी फोर्स और पोल फ्लिंग फोर्स से समझाने की कोशिश कर रहा था वो बात सही नहीं थी। रादर द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल, अगर हम बात करें द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट of these plates as convectional current force, is convectional current force। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है this is something, this is convectional current force. This is something which is the major reason behind the movement of these continents. Let me show you with the help of this, जहां पे आपको थोड़ा clarity of thought हो जाएगा। ये देखें, these are the convectional currents which are present interior to the earth, where you can see very clearly here कि यहां पे ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं,
यहां पे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहां पे ये दोनों मूवमेंट दिखाई देते हैं, राइट। इसको थोड़ा और इसके अंदर हम इंट्रिकेसी में देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इसके अंदर हमें दिखाई देता है जब भी ये कन्वेक्शन करंट्स डेवलप होते हैं, इन कन्वेक्शन करंट्स के अंदर जो लिम्ब राइज कर रही है, जैसे कि ये लिम्ब राइज कर रही है, ये लिम्ब भी राइज कर रही है, इन लिम्ब्स को, जो लिम्ब्स राइज करती हैं, जो लिम्ब्स राइज करती हैं, जो लिम्ब राइज कर रही हैं, इन लिम्ब्स को राइजिंग लिम्ब्स के नाम से जाना जाता है। दिस इज द राइजिंग लिम्ब ऑफ कन्वेक्शन करंट। कौन सी लिम्ब है, राइजिंग लिम्ब। ये कौन सी लिम्ब है, राइजिंग लिम्ब। दिस लिम्ब जो कि नीचे की ओर आ रही है, इसको बोलते हैं फॉलिंग लिम्ब। इसको क्या बोलते हैं, फॉलिंग लिम्ब। और जब ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो आपको पता लगेगा दोनों एक दूसरे से क्या हो रही हैं, डाइवर्ज। तो ये क्या है, डाइवर्जिंग लिम्ब्स। ये क्या है, डाइवर्जिंग लिम्ब्स। और यहां पे आप देखेंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। तो दिस इज समथिंग वी कॉल एज कन्वर्जिंग लिम्ब्स। इनको क्या बोला जाएगा, कन्वर्जिंग लिम्ब्स बोला जाएगा। ठीक है, तो अब खुद समझो, जब आपको डाइवर्जिंग लिम्ब्स दिखाई देती हैं तब इस डाइवर्जिंग लिम्ब्स के अंदर, इस डाइवर्जिंग लिम्ब्स के अंदर एक चीज तो तय है, वो ये है कि जब ये लिम्ब्स डाइवर्ज करेंगी तो प्लेट्स आर मूविंग अपार्ट। जब ये लिम्ब्स कन्वर्ज करेंगी देन देयर विल बी कन्वर्जेंस, then there will be convergence. This was propounded by Arthur Holmes in his theory, which is termed as convectional current theory. Now tell me, this theory was given around 1930s, 1935. तब ये पता लगा कि इन सबके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल रीजन है, the responsible reason behind the entire movement of plates is something we call as the convectional current force. Convectional current force is responsible for the movement of plates. Then now let's move on to the draft of this convectional current force. तब देखते हैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखें यहां पे इसका बात करते हैं, अर्थ के मेंटल की बात करें तो अर्थ का मेंटल एक सेमी सॉलिड रॉक से बना हुआ है जो कि मोल्टन मैग्मा है। इसके अंदर रेडियो एक्टिव डिके होता है जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है, मैग्मा बनता है, और वही मैग्मा यहां पे कन्वेक्शन करंट को जनरेट करता है, और उसी के ऊपर ये प्लेट्स क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं। बॉयंसी फोर्स नहीं है जिसकी वजह से ये फ्लोटेशन दिखाई दे, फ्लोटेशन इज ड्यू टू द कन्वेक्शनल करंट फोर्स। जो ये कन्वेक्शनल करंट फोर्स है उसकी वजह से ये बॉयंस क्या दिखाई देता है, आपको मूवमेंट दिखाई देता है। कन्वेक्शनल करंट फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स, वेयर एज अपवेलिंग अकर्स इट कैन पुश अ टेक्टोनिक प्लेट। जहां पे डाइवर्जेंस है वहां पे एक दूसरे से अलग होंगी, और जहां पे एक दूसरे के पास आ रही हैं वहां पे कन्वर्जेंस होगा। यहां पे कुछ वर्ड दिए हैं, दैट इज सबडक्शन जोन। यहां पे कुछ वर्ड दिया है जैसे कि मिड ओशनिक रिज। ये अभी हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द थर्ड मेजर थियरी दैट वाज propounded by Harry Hess and which was propounded during 1960s, specifically in 1961, और इसे बोला गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी। पैलियोमैग्नेटिज्म मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, आप अगर वो देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि दैट विल बी एक्टिंग एज वन ऑफ द एविडेंस टू द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी गिवन बाय हैरी हेस। लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस दिस थियरी थॉरली। देखें जब हम यहां पे आते हैं, अब अगली थियरी जो है दैट इज, ओहो ओके, दिस इज द थियरी। यहां पे हम अब बात करेंगे नेक्स्ट थियरी की। दिस थियरी इज समथिंग वी कॉल एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी। यहां पे हम बात करेंगे सी फ्लोर
स्प्रेडिंग थियरी। ओह हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी। पहले इस थियरी का नाम समझते हैं क्या है, फिर इसके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन जो होगी हम उसको एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। देखिए मान लीजिए आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल हेयर, और देखो मैं कैसे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट से दिस इज, ये जो है जो मैं अभी डायग्राम बना रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा। दिस इज एन ओशियनिक फ्लोर, ये एक ओशियनिक फ्लोर है। ओशियनिक फ्लोर का मतलब ओशियन की क्रस्ट है और ये ओशियन का फ्लोर है। इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे ही बना लें, यहां पे दिस इज द ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। ये ओशियनिक क्रस्ट है और ओशियनिक क्रस्ट के नीचे ये वाला जो पोर्शन है दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैग्मा चेंबर। इसको थोड़ा सा ना ध्यान से अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखें, मान लीजिए दिस इज द ओशियनिक क्रस्ट, दिस वन इज द ओशियनिक क्रस्ट, या इसको आप लिथोस्फीयर भी बोल सकते हैं। अगर ये ओशियनिक क्रस्ट है तो ओशियनिक क्रस्ट के एक साइड में आपको दिख रहे हैं दी क्रस्ट वी कॉल एज कॉन्टिनेंट। यहां पे जो क्रस्ट है दिस इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये कौन सी क्रस्ट है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और यहां पे भी आपको कौन सी क्रस्ट दिखाई दे रही है? दिस इज ऑल्सो द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है सर। इन दोनों के नीचे अगर आप देखते हैं, पहले दिन से हमने ये बात की है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो चाहे ओशियनिक क्रस्ट, इस रीजन के अंदर हम एक चीज से वाकिफ हैं, वो ये है कि इनमें जो ओशियनिक क्रस्ट है, द थिकनेस ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट इज कंपैरेटिवली लेस देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से थिकनेस क्या है? ओशियनिक क्रस्ट की कम है। और ये वाला जो पूरा पोर्शन है, दिस पोर्शन ये एंटायरली क्या है? दिस इज अ मैग्मा चैम्बर। दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैग्मा चैम्बर। हैरी हेस कहते हैं ये थ्योरी जब प्रोवाइड की गई तब ये बोला गया कि ऐसा सोचा जाता था जो ओशियन का फ्लोर है ना, दैट इज फ्लैट। ओशियन का फ्लोर फ्लैट होने का मतलब यह है कि उसके ऊपर आपको कोई माउंटेन्स, जैसे हम लैंड के ऊपर माउंटेन्स देखते हैं ना, वैसे माउंटेन्स ऐसी कोई डाइवर्सिटी दिखाई नहीं देगी। जबकि जब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट की, कॉन्टिनेंट के ऊपर तो बहुत सारे माउंटेन्स हैं, ऐसा पहले सोचा जाता था। देन स्टडीज जब आई तब पता लगा कि ओशियन के अंदर जो डाइवर्सिटी है दैट इज कंपैरेटिवली मोर देन दैट ऑफ डाइवर्सिटी ओवर लैंड। लोग शॉक हो गए कि समुद्र के अंदर भी पहाड़ हैं, समुद्र के अंदर भी वैलीज हैं, समुद्र के अंदर भी बहुत सारे पठार प्लेटूज हैं। जी हां दोस्तों, अब अगर मैं उसको समझने की कोशिश करूंगा तो मुझे यहां पे थोड़ा सा डिटेल में जानना पड़ेगा कि अगर ओशियनिक क्रस्ट है तो इसके ऊपर आपको क्या दिखाई देगा बच्चा लोग? यहां पे आपको पानी का प्रेजेंस दिखाई दे रहा है, दिस इज द वाटर। ठीक है, यहां पे आपको पानी दिखाई देता है। हम जानते हैं कि ओशियन के अंदर या ओशियनिक क्रस्ट के अंदर या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर इंटीरियर एस्थेनोस्फेयर है। उस एस्थेनोस्फेयर के अंदर कन्वेक्शन करंट्स का डेवलपमेंट होता है। मान लीजिए यहां पे अगर आप ऐसा पाते हैं कि इस रीजन के अंदर इस तरीके से कन्वेक्शन करंट्स, इस तरीके से कन्वेक्शन करंट का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर यहां पे कन्वेक्शन करंट का डाइवर्जेंस हो रहा है, दिस इज द राइजिंग लिम्ब, दिस वन इज द राइजिंग लिम्ब एंड बोथ आर द डाइवर्जिंग लिम्ब्स। अगर ये दोनों डाइवर्ज हो रही हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर दे विल अप्लाई कॉन्टिन्यूअस प्रेशर। यहां पे कॉन्टिन्यूअस प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे। जब ये कॉन्टिन्यूअस प्रेशर इस रीजन में अप्लाई करेंगे, और अब खुद समझे ना, ये वाला पार्ट जो है कन्वेक्शन करंट का, दिस इज ट्राइंग टू मूव ओशियनिक प्लेट टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस पार्ट इज ट्राइंग टू मूव ओशियनिक प्लेट टुवर्ड्स राइट। अगर ऐसा होगा
तो डेफिनेटली यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड वन पार्ट दैट ओशियन की क्रस्ट के अंदर क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। तो क्या ये ओशियन के अंदर आपको डाइवर्जेंस दिखाई देता है? बिल्कुल सही बात है सर, ये ओशियन के अंदर हमें क्या दिखाई देता है, डाइवर्जेंस दिखाई देता है, डाइवर्जेंस दिखाई देता है। फेयर एनफ, ओशियन के अंदर डाइवर्जेंस दिखाई देता है। यहीं पे आपको एक चीज और भी नजर आएगी, जब ये प्लेट दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या इनके बीच में क्रैक डेवलप होगा? जी हां सर, एक क्रैक डेवलप होगा। आप इसको ऐसे समझ लें कि मान लीजिए ये जो प्लेट है, दिस इज द ओशियनिक प्लेट। यहां पे आपने ये ओशियनिक प्लेट देखी, ठीक है, ये ओशियनिक प्लेट है। इस ओशियनिक प्लेट के बीच में से क्या डेवलप हो रहा है? इसके बीच में से बिल्कुल क्रैक डेवलप हो रहा है। जब इसके बीच में से क्रैक डेवलप होगा तो क्या यहां से मैग्मा बाहर आएगा? बिल्कुल सही बात है। यहां से कौन बाहर आने की कोशिश करेगा? दिस इज द पार्ट जहां से मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा। जब ये मैग्मा बाहर आएगा तो मैग्मा है बहुत ठंडा, जैसे ही ये समुद्र के संपर्क में आएगा, पानी के संपर्क में आएगा जो कि बहुत ठंडा है, दिस मैग्मा विल गेट सॉलिडिफाई। ये मैग्मा क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा। दिस मैग्मा विल गेट सॉलिडिफाई। और जैसे ही ये सॉलिडिफाई होगा, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस पूरी प्लेट के ऊपर एक चेन ऑफ माउंटेनियस रेंज आपको दिखाई देगी। ये जो पैरेलल चेन ऑफ माउंटेनियस रेंज है, दिस इज पैरेलल। इसको मैं लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान से इसको याद रखना, क्योंकि जनरली जनता कंफ्यूज हो जाती है इसके अंदर। पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन developed due to divergence in ocean। जो ओशियन है, डाइवर्जेंस इन दी ओशियनिक प्लेट। जो ओशियनिक प्लेट है उसके अंदर जब डाइवर्जेंस हुआ है, ये वर्ड आप हमेशा ताउम्र याद रखेंगे जब तक आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। डाइवर्जेंस हुआ कहां पे? ओशियनिक प्लेट के अंदर। बाहर कौन निकला? मैग्मा निकला। वो क्या हुआ? सॉलिडिफाई हुआ। उससे क्या बनी? पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन। किसके कारण? डाइवर्जेंस। कहां पे? ओशियनिक प्लेट। इसे बोला जाता है रिज। इसे क्या बोलते हैं हम? रिज कहते हैं। और ये समुद्र के एकदम बीचों बीच पाई गई, इसीलिए इसे हम मिड ओशियनिक रिज के नाम से जानते हैं। समुद्र के अंदर बिल्कुल बीचों बीच पाई गई, इसीलिए इसे मिड ओशियनिक रिज के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं? मिड ओशियनिक रिज के नाम से जानते हैं। फेयर एनफ। अब खुद समझो, जब ये मैग्मा इतने पोर्शन से बाहर आया है, इतने पोर्शन से बाहर आया, अगर ये मैग्मा इतने पोर्शन से बाहर आया है तो यहां पे क्या, जब ये यहां से बाहर आया, ये जम गया, यहां से ये जम गया। थोड़े समय में जब डाइवर्जेंस हुआ होगा, आप दिमाग लगा के सोचना कि पहले ओशियन का फ्लोर कितना था सर? सर पहले सी का फ्लोर था इतना, इसकी लेंथ थी इतनी। अब जब ये बीच में ये वाला भाग सॉलिडिफाई, क्योंकि मैग्मा जब आएगा तो सॉलिडिफाई होगा, तो एक भाग इधर खिसका थोड़ा सा और एक भाग थोड़ा सा इधर खिसका। तो क्या अब ओशियन की प्लेट जो है, जो ओशियन का फ्लोर जो है, अब वो थोड़ा सा स्प्रेड हो गया? जी हां सर, ये स्प्रेड हो गया। इस वजह से इस थ्योरी को किस नाम से जाना गया? इस वजह से इस थ्योरी को सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के नाम से जाना गया। बट ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा होता नहीं है। बट हम इसके नाम को तो स्पष्ट कर चुके हैं कि इसे किस नाम से जाना जाता है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्लोर थोड़ा सा वाइड हो रहा है। अब एक बात दिमाग लगा के जवाब देना, when it comes to कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, आप दिमाग लगा के जवाब दीजिएगा। कॉन्टिनेंट की जो क्रस्ट है
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है दैट इज लाइटर, वो क्या है, कंपैरेटिवली हल्की है। ओशियनिक क्रस्ट जो है, ओशियनिक क्रस्ट जो है दैट इज डेंसर। ओशियनिक क्रस्ट क्या है, डेंसर है। और अगर मान लीजिए ये वाली जो क्रस्ट है, दिस इज द क्रस्ट वी कॉल एज द क्रस्ट ऑफ, अगर मैं यहां पे आपको क्रस्ट बनाऊं कॉन्टिनेंट की, दिस इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये अगर कॉन्टिनेंट की क्रस्ट है और ये अगर कॉन्टिनेंट की क्रस्ट है, ये ओशियन की क्रस्ट है, दिस इज कंपैरेटिवली लाइटर, ये लाइट है और ये क्या है, डेंस है। तो जब ये आपस में, जब ओशियनिक क्रस्ट इधर मूव करेगी तो किसके साथ टकराएगी, कॉन्टिनेंट की क्रस्ट के साथ टकराएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ये ओशियनिक क्रस्ट धीरे धीरे कहां जा रही है बच्चा, कॉन्टिनेंट क्रस्ट के नीचे सबडक्ट हो रही है। जितना यहां से ये पार्ट आगे बढ़ेगा उतना ये नीचे की ओर चली जाएगी, जितना ये भाग आगे बढ़ेगा उतना ये इधर नीचे की ओर सबडक्ट होने लगेगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सी का फ्लोर स्प्रेड होता जा रहा है? नहीं, अदरवाइज तो इस पूरी दुनिया में कॉन्टिनेंट्स होते ही ना, सिर्फ क्या दिखता मेरे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ समुद्र ही। बट ऐसा है तो नहीं। नेचर का क्या नियम है कि जितना भाग से ओशियनिक क्रस्ट स्प्रेड हुई उतना वो कॉन्टिनेंट के नीचे जाके सबडक्ट हुई। तो ये वाला जो जोन है, इस जोन को हम क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन बोलते हैं। तो जब कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों टकरा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सबडक्शन। यहां पे ओशियन कॉन्टिनेंट टकरा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सबडक्शन। और ये सबडक्शन क्यों है, क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट क्या है, डेंसर है। क्यों, क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट इज डेंसर। क्यों है, क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट इज डेंसर। और यहां पे आप ये बात तो समझ गए हैं कि ये डेंस है, बट एक चीज और भी जाने, जब ये यहां पे एक बार मान लो इसको मैंने नंबर 1 माउंटेन का नाम दिया है, नंबर 1 माउंटेन का नाम दिया। अब जितना ये भाग इधर खिसका होगा उतना कहां चला गया, इसके नीचे चला गया। अब अगर मान लो एक बार और हजारों साल बाद वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो क्या नए माउंटेन्स बनेंगे? जी हां सर, और भी नए माउंटेन्स बनेंगे। तो क्या ऐसा होगा कि जो पहले बना हुआ 1 नंबर माउंटेन था वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहां पे नया माउंटेन 2 नंबर माउंटेन डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, इस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो जैसे जैसे ये वाला जो जोन है, इस जोन को अगर मैं बात करूं, ये वाला जो जोन है, सॉरी, दिस जोन, जो ये वाला जोन है, दिस जोन इज समथिंग वी कॉल एज, दिस जोन इज समथिंग वी कॉल एज स्प्रेडिंग जोन। क्योंकि इस स्प्रेडिंग जोन के सहारे क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा स्प्रेड हो रहा है। बट जितना स्प्रेड होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर चला जाएगा। जब ये नीचे चला जाएगा तो नीचे कौन है बच्चा, मैग्मा है। और वो किसका भाग बन जाएगा, बर्न होके, मेल्ट होके मैग्मा का भाग बन जाएगा और वापस ऊपर आ जाएगा। अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको एहसास होगा कि ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, ये कुछ नहीं, ये एयरपोर्ट के ऊपर जो बेल्ट होती है ना, जिसके ऊपर हमारा लगेज आता है, कन्वेयर बेल्ट, उसकी तरीके से ही है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली यहां पे एक्सप्लेन करूं, आप ये समझो कि एक जगह से मैग्मा ऊपर आ रहा है, मैग्मा ऊपर आया, मैग्मा ऊपर आके यहां की प्लेट क्या हो गई, खिसक गई। खिसकी तो ये प्लेट कहां गई, नीचे की ओर चली गई। जब नीचे की ओर चली गई तो मेल्ट हो गई, मेल्ट होके मैग्मा बनी और मैग्मा बन के वापस ऊपर की ओर आ गई। तो क्या ये एक साइकिल चल रहा है? बिल्कुल सही बात है सर, ये एक साइक्लिक प्रोसेस डेवलप हो जाता है। इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर यू आर ऑब्जर्विंग द मैग्मा इज कमिंग आउट, और उसके बाद जितना ये स्प्रेड हो जाता है उतनी स्प्रेडिंग का पार्ट आपको कहां दिखाई देगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। जहां पे आप इस रीजन के अंदर, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, यू विल गेट बेटर क्लैरिटी रिलेटेड टू इट देन। वैसे जो डायग्राम बनाया है वो बहुत ही खूबसूरत है, जिससे सब कुछ पता लग जाएगा। यहां पे मैं आपको 1 मिनट दीजिएगा, दिस इज द डायग्राम। ये आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन है किसकी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की।
जब ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग की डायरेक्शन होगी तो ये ओशियन का भाग कहां जा रहा है, दिस पार्ट इज सबडक्टिंग। और जब ये भाग सबडक्ट करेगा तब क्या यहां पे गहरी खाई बन जाएगी? बिल्कुल सही बात है सर, ये पूरा का पूरा एक खाई बना लेगा, उसे ही क्या बोला जाता है, ट्रेंच बोला जाता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि एक भाग में तो आपको क्या दिखाई दी, मिड ओशियनिक रिजेस, दूसरे भाग में आपको क्या दिखाई दिया, ट्रेंचेस। ये दो चीजें तो इसके साथ एसोसिएटेड हैं ही। आ जाएं यहां पे और यू विल गेट बेटर क्लैरिटी अगेन। देन यू विल सी हियर, जब भी आप इस रीजन के अंदर ये वाला भाग देखेंगे जो सबडक्शन जोन है, वहां पे किसका निर्माण हुआ, ट्रेंचेस का निर्माण हुआ। यहां पे स्प्रेडिंग जोन पे क्या हुई सर, यहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई। और उसके साथ साथ सर एक बात और बताएं, यहां पे किसका फॉर्मेशन हुआ सर, मिड ओशियनिक रिजेस का फॉर्मेशन हुआ, मिड ओशियनिक रिजेस का फॉर्मेशन हुआ। सर क्या ये प्लेट का मूवमेंट हुआ? जी हां, तभी तो वोल्केनिक एक्टिविटी हुई। तो क्या उससे अर्थक्वेक आएंगे? हां सर, आपने पहली क्लास में बताया था कि जो अर्थक्वेक हैं दे आर नथिंग बट द शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। वो सरफेस शेक क्यों होगा? जब प्लेट का मूवमेंट होता है। वो प्लेट का मूवमेंट कौन करवा रहा है मेरे दोस्तों? वो मूवमेंट मैग्मा करवा रहा है। ये पूरा डायग्राम अगर आप देखेंगे तब आपको एहसास हो जाएगा कि कन्वेक्शनल करंट फोर्स, द कन्वेक्शनल करंट फोर्स is responsible force for the movement of this oceanic plate. Now अगर हम इसे थोड़ा सा कंक्लूड करें तो आपको बहुत अच्छे से 1 पेजर नोट्स मिल जाएंगे। दैट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, इसका मतलब यह है, वैसे सी का फ्लोर स्प्रेड नहीं हो रहा, वैसे सी का फ्लोर स्प्रेड नहीं हो रहा, हो क्या रहा है? हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट, हो रहा है सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस इन द ओशियनिक प्लेट। व्हाट इज हैपनिंग हियर? What is happening here? Divergence in the oceanic plate is taking place. Divergence in the oceanic plate, divergence in oceanic plate is taking place. ठीक है, अब इस डाइवर्जेंस के कारण क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। डाइवर्जेंस के कारण यहां पे आपको डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा वोल्केनिक एक्टिविटी का। किसका? वोल्केनिक एक्टिविटी का। और जब वोल्केनिक एक्टिविटी हुई तो कौन बाहर आया? इरप्शन हुआ किसका? मैग्मा का, इरप्शन ऑफ मैग्मा। और जब ये मैग्मा इरप्ट हुआ तो अब इसका क्या हुआ? सॉलिडिफिकेशन हुआ। उससे क्या बने? उससे बनती हैं मिड ओशियनिक रिजेस। मिड ओशियनिक रिजेस ये कैसे बनी? ये बनी किसकी वजह से? सॉलिडिफिकेशन ऑफ, इसको मैं अगले लाइन में लिख देता हूं, मिड ओशियनिक रिजेस। कैसे बनी? दिस मिड ओशियनिक रिजेस हैव बीन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ, कैसे बनी है बच्चा? These ridges have been formed because of solidification of magma. Solidification of magma. और ये है क्या? They are the parallel chain of mountains. Parallel, ये सिंबल बनाया मैंने, parallel chain of mounts. Right. और बने किस प्रोसेस से हैं सर? डाइवर्जेंस से बने हैं। ये बार बार मैं याद दिला रहा हूं क्योंकि बाद में जब कन्वर्जेंस होगा तब भी ऐसे कुछ माउंटेन्स बनेंगे और आपको लगेगा सर ये भी तो मिड ओशियनिक रिजेस हैं। नहीं, वो मिड ओशियनिक रिजेस नहीं होंगी। ठीक है सर, ये पता लग गया। माउंटेन्स किसकी वजह से? डाइवर्जेंस की वजह से। और क्या बनता है सर? जब आप ऐसी एक्टिविटी देखते हैं तब आपको यहां पे जब सबडक्शन जोन होगा, जहां पे सबडक्शन जोन होगा, उस सबडक्शन जोन के पास डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा किसका? ट्रेंचेस का। ट्रेंचेस विल बी डेवलप्ड। तो यहां पे
क्या क्या फॉर्म हो रहा है? मिड ओशनिक रिजेस, ट्रेंचेस। और जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो क्या अर्थक्वेक आएगा? जी हां सर, अर्थक्वेक तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। यहां पे ये चार चीजें हैं। इसके साथ साथ आई एम गोइंग टू टेल यू द अप्रोच टू राइट मेंस आंसर राइटिंग। यहां पे मेंस का कोई भी सवाल आता है तो कैसे डील किया जाता है वो मैं बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, तो ये मैं एक्स्ट्रा एडिशनल भाग दे रहा हूं संभव सीरीज के अंदर, तो थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। मेंस आंसर राइटिंग अप्रोच, ये जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई होगी। इस आंसर राइटिंग अप्रोच के अंदर आप कोई भी एक्टिविटी, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी देखें, कोई भी ऐसा जियोमॉर्फोलॉजी का एस्पेक्ट होगा, इसके अंदर आपको अपने पॉइंट्स को 3 भागों में डिवाइड करना है। पहले भाग है टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होता है? जैसा कि आपने देखा यहां पे क्या हुआ है, डाइवर्जेंस हुआ है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी है। इसको डिटेल में अभी मैं समझाऊंगा, बस एक बार समझ लें कि यहां पे क्या हुआ है, डाइवर्जेंस। दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा कि जब डाइवर्जेंस हुआ या कन्वर्जेंस हुआ, कोई भी एक्टिविटी हुई, तो लैंडफॉर्म कौन सा बनता है? तो लैंडफॉर्म्स आप बताएंगे। जैसे यहां पे आपको ट्रेंच दिखे और उसके साथ साथ यहां पे आपको मिड ओशनिक रिजेस दिखे। तीसरा होता है कौन सा नेचुरल हजार्ड इसके साथ एसोसिएटेड है। नेचुरल हजार्ड इसके साथ एसोसिएटेड है। ये नेचुरल हजार्ड जो है, इसके अंदर आपको 2 चीजें दिखाई देंगी, एक तो होगा वोल्केनो और दूसरा होगा अर्थक्वेक। तो क्या मैं कह सकता हूं इस मेंस आंसर राइटिंग अप्रोच के अंदर जब भी कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द जियोफिजिकल प्रोसेस, जियोफिजिकल प्रोसेस क्या है, जियोफिजिकल प्रोसेस क्या है, अरे क्या हो रहा भाई, इतना कनेक्टेड हो गया क्या ये? चलो, यहां पे आपसे कोई पूछे जियोफिजिकल फीचर, जियोफिजिकल फीचर ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, तो आप ये 3 पॉइंट्स के अंदर अपना आंसर लिख के आएंगे। सबसे पहले टेक्टोनिक एक्टिविटी, सेकंड यू विल टॉक अबाउट द लैंडफॉर्म एंड थर्ड यू विल टॉक अबाउट द नेचुरल हजार्ड। 10 मार्कर क्वेश्चन अगर आता है तो ये बहुत ही खूबसूरती से लिखा जाएगा। ऐसा ही एक मेंस का PYQ है जिसको हम थोड़े समय में डिस्कस करेंगे, दैट इज द जियोफिजिकल फीचर ऑफ सर्कमपेसिफिक रिंग। ठीक है, तो ये भाग मुझे पता लगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का। बट यहां पे एक चीज तो रह गई कि सर जब आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी थी या पढ़ाई थी, तब उसके अंदर बहुत सारे एविडेंसेस बताए थे, तो इसका एविडेंस क्या होगा? सो एविडेंसेस जब हम बात करते हैं इस पूरे के अंदर, तब आपको एक चीज नजर आएगी, वो एविडेंसेस क्या है? लेट्स सी दिस। एविडेंसेस के अंदर सबसे पहला एविडेंस जो है that we have already talked about is the paleomagnetism. Paleomagnetism. Paleomagnetism जो है, ये पहला इसका क्या है? एविडेंस है। दूसरा एविडेंस यहां पे आप खुद समझें, सोचें, विचार करें और बताएं कि जैसे जैसे मैं इस स्प्रेडिंग जोन से दूर जाता जाऊंगा, वैसे वैसे मुझे जो रॉक्स मिलेंगी उनकी एज जो है वो बढ़ती रहेगी। बिल्कुल सही बात है, उनकी जो एज है वो इंक्रीज होती रहेगी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं एज ऑफ रॉक्स, एज ऑफ रॉक्स इंक्रीजेस एज मूव अवे फ्रॉम स्प्रेडिंग जोन। जो स्प्रेडिंग जोन है उससे अगर आप दूर जाते रहेंगे, तब वहां पे आपको जो रॉक्स है उसकी एज इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। तीसरा क्या एविडेंस यहां पे आपको दिखाई देता है? अगर आप बोलें कि मान लीजिए यहां पे इस स्प्रेडिंग जोन से इक्विडिस्टेंट दोनों रॉक्स देखूं, तो दोनों के दोनों एक ही टाइम पे बने थे। जी हां, इक्विडिस्टेंट में ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सर सेम है डिस्टेंस,
बिल्कुल सही बात है। रॉक्स की एज भी सेम है, कॉम्पोजिशन भी सेम है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इक्विडिस्टेंट rocks are equidistant rocks from spreading zone are same age are of same age। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। और क्या एविडेंस हो सकता है सर इसका? एक और एविडेंस जो है, जो कि इंपॉर्टेंट है यहां पे हमारे लिए समझना, वो ये है कि जो आप खुद समझे, मान लीजिए ये वाली जो ओशियनिक क्रस्ट है, ये धीरे धीरे कहां मूव करती जा रही है? इधर मूव करती जा रही है। एक वक्त आएगा कि सारी इधर चली गई और पूरी ओशियनिक क्रस्ट क्या हो गई? नई बन गई। क्योंकि धीरे धीरे पुरानी ओशियनिक क्रस्ट क्या होती जा रही है? डिस्ट्रॉय। और नई ओशियनिक क्रस्ट क्या होती जा रही है? डेवलप। सो कैन आई से मिड ओशियनिक रिजेस जो हैं, यहां पे जो मिड ओशियनिक रिजेस हैं, इनके अलोंग न्यू क्रस्ट डेवलप्स along the mid-oceanic ridges, develops along mid-oceanic ridges। बिल्कुल सही बात है सर। और जो पुरानी है ट्रेंचेस के along the old crust destroys along the trenches। ये डिस्ट्रॉय हो रही हैं along the trenches, destroys along trenches। सर ये भी बात सही है। डन, डिस्ट्रॉय अलोंग ट्रेंचेस। तो इसका मतलब यह होगा द एज ऑफ ओशियनिक क्रस्ट तो नहीं हुई ना, एज ऑफ ओशियनिक क्रस्ट इज यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। बिल्कुल सही बात है सर, यह भी बात बिल्कुल तय है। और क्या एविडेंस हो सकता है? एक एविडेंस यह है कि यहां पे देखा गया कि जो हमारा मैप है, अगर उसको देखेंगे तो आपको मोर देन 65,000 किलोमीटर लॉन्ग, मोर देन 65,000 किलोमीटर लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन exist in Atlantic Ocean, Indian Ocean and Pacific Ocean। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन के अंदर एक लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन है, वो हमें दिखाई देती है, जिसकी लेंथ 65,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। इतनी लंबी माउंटेनियस चेन जो हमें यहां दिखाई दी, दैट इज समथिंग वी कॉल एज द एविडेंस टू सपोर्ट सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, राइट। सो दिस इज द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो आज हमने बात की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। वी टॉक्ड अबाउट द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, वी टॉक्ड अबाउट द कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, पार्ट 2 ऑफ दिस सेगमेंट विल टॉक अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, राइट। सो प्लीज डू रिवाइज इट थॉरली। बहुत अच्छे से नोट्स यहां पे अपलोडेड हैं, आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, यू विल गेट मोर क्लैरिटी रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।